वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम इंश्योरेंस को डिटेल में पढ़ेंगे और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी साथ में सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए, इंश्योरेंस बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें एक पर्सन, जिसे हम इंश्योर्ड या पॉलिसी होल्डर बोलते हैं, वो अपना फाइनेंशियल लॉस का रिस्क ट्रांसफ़र कर देता है इंश्योरेंस कंपनी को। मतलब सिंपल लैंग्वेज में, अगर फ्यूचर में कोई लॉस हो गया, एक्सीडेंट हो गया या आग लग गई, हेल्थ इशू हो गया, तो उसका फाइनेंशियल बर्डन इंश्योर्ड नहीं उठाएगा, वो इंश्योरर उठाएगा। इस रिस्क को ट्रांसफ़र करने के बदले इंश्योर्ड को एक छोटी सी अमाउंट देनी पड़ती है जिसे हम प्रीमियम बोलते हैं। सो इंश्योरेंस का कोर आइडिया ये होता है कि इंडिविजुअल, फैमिलीज और बिजनेसेस को अनएक्सपेक्टेड लॉसेस से प्रोटेक्ट करता है। इसको एक फॉर्मूले से भी याद रख सकते हो। इंश्योरेंस मीन्स रिस्क ट्रांसफ़र प्लस रिस्क शेयरिंग प्लस फाइनेंशियल प्रोटेक्शन। यानी सब लोग थोड़ा थोड़ा प्रीमियम देते हैं और जब किसी एक को लॉस होता है तो उसका क्लेम इसी पूल से दिया जाता है। अब अगर मैं इंश्योरेंस के एसेंशियल एलिमेंट्स को देखूँ तो सबसे पहले आता है इंश्योर्ड या पॉलिसी होल्डर। ये वो पर्सन होता है जो पॉलिसी खरीदता है और जो अपने रिस्क इंश्योरर को ट्रांसफ़र करता है। दूसरा होता है इंश्योरर, जो एक्चुअल इंश्योरेंस कंपनी होती है, जो कवरेज प्रोवाइड करती है और जब लॉस होता है तो उसका क्लेम देती है। तीसरा इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है प्रीमियम। ये वो अमाउंट होता है जो इंश्योर्ड रेगुलर इंटरवल्स पर इंश्योरर को पे करता है, जिसके बदले इंश्योरर उसको प्रोटेक्शन प्रॉमिस करता है। फिर आता है पॉलिसी या कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती है। किस कंडीशन में क्लेम मिलेगा, किस कंडीशन में नहीं मिलेगा, क्या कवरेज होगा, क्या एक्सक्लूजन होंगे, ये सब इसी लीगल डॉक्यूमेंट्स में डिफाइंड होता है। नेक्स्ट एक टर्म होती है सम एश्योर्ड या कवरेज। ये मैक्सिमम अमाउंट होता है जो इंश्योरर लॉस होने पर इंश्योर्ड को देगा। ये अपर लिमिट के जैसा होता है। इससे ज़्यादा पैसा इंश्योरेंस कंपनी नहीं देगी, चाहे लॉस बड़ा ही क्यों ना हो। और लास्ट में आता है क्लेम। जब इंश्योर्ड के साथ कोई लॉस होता है तो वो इंश्योरर से जो कंपेंसेशन मांगता है उस प्रोसेस को क्लेम बोलते हैं। यानी क्लेम एक रिक्वेस्ट होती है कि मुझे लॉस हुआ है और मैं अपने पॉलिसी टर्म्स के हिसाब से फाइनेंशियल हेल्प चाहता हूँ। अब अगला इंपॉर्टेंट पार्ट आता है इंश्योरेंस के प्रिंसिपल्स, जिनके बेसिस पर पूरा इंश्योरेंस सिस्टम चल रहा होता है। ये प्रिंसिपल्स इंश्योर करते हैं कि इंश्योरर और इंश्योर्ड दोनों फेयर तरीके से काम करें और कोई मिसयूज़ ना हो। सबसे पहला प्रिंसिपल होता है एटमोस्ट गुड फेथ। इसका सिंपल मतलब है कि इंश्योरेंस में दोनों पार्टीज को एक दूसरे के साथ पूरी सच्चाई रखनी पड़ती है। इंश्योर्ड को अपनी हेल्दी हिस्ट्री, पास्ट इलनेस, रिस्की हैबिट्स, जो भी मटेरियल फैक्ट हो वो ट्रस्टफुली बताना होता है। अगर कुछ भी छुपाया तो पॉलिसी वॉइड हो सकती है। इंश्योरर भी सारी टर्म्स क्लियर करता है, कोई हिडन कंडीशन नहीं रखता। फिर आता है इंडेमनिटी, जो मेनली जर्नल इंश्योरेंस में अप्लाई होता है, लाइफ इंश्योरेंस में नहीं। इंडेमनिटी का मतलब होता है कि इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ एक्चुअल लॉस पे करेगी, प्रॉफिट नहीं देगी। मतलब अगर आग कहीं लगी हुई है तो जितना रियल डैमेज हुआ है कंपनी उतना ही कंपेंसेट करेगी, उससे ज़्यादा नहीं। ये इंश्योर करता है कि इंश्योरेंस एक प्रोटेक्शन टूल रहे, अर्निंग का सोर्स ना बन जाए। नेक्स्ट होता है इंश्योरेबल इंटरेस्ट, जिसका मतलब ये है कि जिस चीज़ को इंश्योर कर रहे हो उसमें तुम्हारा एक्चुअल फाइनेंशियल या इमोशनल इंटरेस्ट होना चाहिए। तुम अपनी कार इंश्योर कर सकते हो, अपना घर इंश्योर कर सकते हो, लेकिन नेबर का घर इंश्योर नहीं कर सकते क्योंकि उसमें तुम्हारा कोई रियल इंटरेस्ट नहीं है। अगर इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है। अब बात करते हैं प्रॉक्सिमेट कॉज की। इंश्योरेंस में कभी कभी मल्टीपल कॉजेज होते हैं किसी लॉस के, तो कंपनी देखती है कि नियरेस्ट सबसे डायरेक्ट कॉज क्या है। इसी के बेसिस पर लाइबिलिटी डिसाइड होती है। जैसे लाइटनिंग स्ट्राइक की वजह से फायर या आग लगी और गुड्स डैमेज हुए तो प्रॉक्सिमेट कॉज फायर माना जाएगा, लाइटनिंग नहीं। फिर आता है कंट्रीब्यूशन का प्रिंसिपल। अगर सेम प्रॉपर्टी को मल्टीपल कंपनीज के साथ इंश्योर किया है और लॉस होता है तो क्लेम इन सब कंपनीज में प्रोपोर्शनेटली डिवाइड होता है। यानी कोई एक कंपनी पूरा बर्डन नहीं उठाएगी, सब अपने अपने पॉलिसी शेयर के हिसाब से कंट्रीब्यूट करेगी। और लास्ट में होता है सब्रोगेशन, जो मेनली तब काम आता है जब किसी थर्ड पार्टी की वजह से इंश्योर्ड को लॉस हुआ हो। जब इंश्योरर क्लेम पे कर देता है तो वो इंश्योर्ड के लीगल राइट्स ले लेता है और नेग्लिजेंट थर्ड पार्टी से वो अमाउंट रिकवर कर सकता है। जैसे कार एक्सीडेंट में गलती किसी और की थी,
कंपनी ने इंश्योर्ड को पे कर दिया, अब कंपनी उस नेग्लिजेंट ड्राइवर से पैसा ले सकती है। अब जब इंश्योरेंस के प्रिंसिपल क्लियर हो जाते हैं तब हमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ समझनी होती है कि इंश्योरेंस के अंदर भी दो ब्रॉड कंसेप्ट होते हैं, इंश्योरेंस और एश्योरेंस। दोनों वर्ड सुनने में सेम लगते हैं लेकिन इंश्योरेंस इंडस्ट्री में इनका मीनिंग काफ़ी डिफरेंट होता है और यही डिफरेंस एग्ज़ाम में भी, प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत बार कन्फ्यूज़ करता है, तो इसको प्रॉपरली क्लियर करना ज़रूरी है। इंश्योरेंस बेसिकली उन चीज़ों के लिए होता है जहाँ रिस्क अनसर्टेन होता है, हो भी सकता है नहीं भी, जैसे आग लग सकती है या नहीं लग सकती, एक्सीडेंट हो सकता है या नहीं हो सकता, चोरी हो सकती है या नहीं हो सकती। इसीलिए इंश्योरेंस हमको इन अनसर्टेन सिचुएशन से प्रोटेक्शन देता है। इसमें जर्नल इंश्योरेंस आ जाता है, जैसे फायर, मरीन, मोटर, हेल्थ, क्रॉप इंश्योरेंस। ये पॉलिसीज़ यूजुअली शॉर्ट टर्म होती हैं, मोस्टली 1 साल की, और हर साल रिन्यू करनी पड़ती है। और यहाँ इंडेमनिटी प्रिंसिपल अप्लाई होता है, मतलब कंपनी उतना ही डैमेज पे करेगी जितना एक्चुअल लॉस है। अश्योरेंस इज टोटली अपोजिट, यहाँ इवेंट सर्टेन होता है। लाइफ इंश्योरेंस में हमें पता है कि डेथ कभी भी हो सकती है, इवेंट गारंटीड है, बस टाइमिंग अनसर्टेन होती है। इसलिए अश्योरेंस लॉन्ग टर्म होती है, जैसे 10 साल, 20 साल या होल लाइफ तक चलती है। और यहाँ इंडेमनिटी अप्लाई नहीं होता है, यहाँ फिक्स्ड सम अश्योर्ड दिया जाता है, चाहे लॉस के एक्चुअल अमाउंट से कोई रिलेशन हो या नहीं। जैसे डेथ या मैच्योरिटी पर फिक्स्ड अमाउंट मिल ही जाएगा। क्लेम का डिफरेंस भी याद रखना बहुत सिंपल है। इंश्योरेंस में क्लेम तभी आता है जब लॉस हो, और अगर लॉस नहीं हुआ तो कोई अमाउंट नहीं मिलता। लेकिन एश्योरेंस में क्लेम पक्का होता है, या तो मैच्योरिटी पर या डेथ पर। इसलिए टर्म प्लान, एंडोनमेंट प्लान, यूएलआईपी, होल लाइफ पॉलिसी, ये सब एश्योरेंस कैटेगरी में आती है। अब थोड़ा रिस्क मैनेजमेंट की बात करते हैं, क्योंकि इंश्योरेंस बेसिकली रिस्क मैनेजमेंट का ही एक मेजर टूल है। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब होता है कि हम सिस्टमेटिकली आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन कौन से रिस्क एग्जिस्ट करते हैं, जैसे फायर का रिस्क, थेफ्ट का, एक्सीडेंट का, इलनेस का, क्रॉप फेलियर का। फिर उनका असेसमेंट किया जाता है कि रिस्क कितना फ्रीक्वेंट हो सकता है और इम्पैक्ट कितना बड़ा होगा। उसके बाद हम उन रिस्क को कंट्रोल करने की स्ट्रेटजीज बनाते हैं, जैसे सेफ्टी मेजर्स, फायर अलार्म, हेल्थ चेकअप्स। फिर रिस्क फाइनेंसिंग होती है, जिसमें हम लॉसेस को कवर करने के लिए फंड्स अरेंज करते हैं, चाहे सेविंग्स हो, रिजर्व्स हो या इंश्योरेंस हो। और सारे प्रोसेस का सबसे पावरफुल स्टेप होता है रिस्क ट्रांसफ़र, जिसमें हम फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस को इंश्योरेंस कंपनी को ट्रांसफ़र कर देते हैं। यही पूरे इंश्योरेंस सिस्टम का बैकबोन होता है। तो अब रिस्क मैनेजमेंट का बेसिक प्रोसेस समझ आ गया कि रिस्क को आइडेंटिफाई करना होता है, उसको एक्सेस करना होता है, कंट्रोल करना होता है, फाइनेंस करना होता है और लास्ट में इंश्योरेंस के थ्रू ट्रांसफ़र कर देना होता है। तब एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन उठता है कि हम रियल लाइफ में रिस्क को हैंडल कैसे करते हैं, मतलब रिस्क को मैनेज करने के एक्चुअल तरीके क्या होते हैं। इसी का आंसर आता है मेथड्स ऑफ हैंडलिंग रिस्क, जिसमें हम देखते हैं कि इंडिविजुअल्स या बिजनेसेस रिस्क के साथ डील करने के कौन कौन से ऑप्शंस चूज कर सकते हैं। सबसे पहला मेथड होता है अवॉइडेंस। इसका मतलब सीधा है रिस्क को अवॉइड कर देना, मतलब जिस एक्टिविटी में रिस्क ज़्यादा हो उसमें इन्वॉल्व ही मत होना। जैसे कोई हैजार्डियस बिजनेस में इन्वेस्ट ही ना करो, अगर एक्टिविटी ही नहीं करोगे तो रिस्क खुद ही ख़त्म। फिर दूसरा मेथड होता है रिडक्शन, जिसमें हम रिस्क को एलिमिनेट नहीं करते बट उसको रिड्यूस कर सकते हैं, यानी कम कर सकते हैं। जैसे फैक्ट्री में फायर एक्सटिंग्विशर्स लगाना, बिल्डिंग में स्मोक डिटेक्टर्स लगाना, अगर आग लग भी जाए तो यानी डैमेज कम होगा। तीसरा होता है रिटेंशन, जिसमें हम डिसाइड करते हैं कि छोटे मोटे रिस्क हम खुद ही बियर कर लेंगे, जैसे माइनर मेडिकल एक्सपेंसेस, रूटीन रिपेयर्स। इनके लिए इंश्योरेंस लेने का कोई सेंस नहीं होता, तो लोग ये रिस्क अपने ऊपर ले लेते हैं। फोर्थ मेथड है ट्रांसफ़र, जो इंश्योरेंस का कोर है। यहाँ मेजर फाइनेंशियल रिस्क को हम इंश्योरेंस कंपनी को ट्रांसफ़र कर देते हैं, जैसे एक्सीडेंट का रिस्क, हेल्थ इमरजेंसीज का रिस्क। इनका फाइनेंशियल बर्डन हम इंश्योरर को दे देते हैं। और लास्ट में होता है शेयरिंग, जिसमें रिस्क को एक ग्रुप मिलकर शेयर करता है। म्यूचुअल फंड्स, कोऑपरेटिव स्कीम, सेल्फ हेल्प ग्रुप, सब इसी कंसेप्ट पर बेस्ड होते हैं। यानी जब एक इंसान को लॉस होता है तो ग्रुप कलेक्टिवली हेल्प करता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे आप एक चार्ट देखिए, इसमें इंश्योरेंस की पूरी हिस्ट्री दी हुई है। तो इंश्योरेंस शुरू हुआ था मरीन इंश्योरेंस से, लगभग 14th सेंचुरी इटली में। यहीं से फॉर्मल मरीन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स बनने लगे, जहाँ मर्चेंट्स अपने शिप का रिस्क शेयर करते थे। फिर जैसे जैसे ट्रेड बढ़ा, ये इंश्योरेंस स्कीम इंग्लैंड में भी चली गई।
मगर इस लिस्ट में हमें इंडिया की तरफ ध्यान देना है। इंडिया की बात करते हैं तो यहाँ इंश्योरेंस का फॉर्मल डेवलपमेंट 1818 में स्टार्ट होता है, जब ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी मुंबई में बनी। ये इंडिया की पहली लाइफ इंश्योरेंस कंपनी थी। फिर 1906 में नेशनल इंश्योरेंस कंपनी आई, जो अर्ली जर्नल इंश्योरर्स में से एक थी। इंडिपेंडेंस के बाद 1947 में ओरिएंटल इंश्योरेंस और 1948 में ईएसआई कॉरपोरेशन स्टार्ट हुई, जिसमें वर्कर्स को सिकनेस, मैटरनिटी, डिसेबिलिटी बेनिफिट्स मिलने लगे। सबसे बिग टर्निंग पॉइंट 1956 में आया, जब गवर्नमेंट ने लाइफ इंश्योरेंस नेशनलाइज करके एलआईसी बनाई और एलआईसी का पूरा मोनोपोली हो गया लाइफ इंश्योरेंस पर। 1972 में जर्नल इंश्योरेंस भी नेशनलाइज हुआ और न्यू इंडिया, यूनाइटेड इंडिया, ओरिएंटल, नेशनल इंश्योरेंस, ये 4 पब्लिक सेक्टर इंश्योरर्स बन गए। अब ये बाकी का चार्ट आप देख लेना। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इंडिया के इंश्योरेंस सेक्टर को आज एक्चुअली चला कौन रहा है, कौन से इंस्टीट्यूशंस बैकबोन का काम करते हैं। ये समझने के लिए हमें तीनों मेजर पिलर्स को देखना होगा, जो कि एलआईसी, जीआईसी और आईआरडीएआई। ये तीन ही मिलकर इंडिया के इंश्योरेंस सिस्टम को रेगुलेट, मैनेज और सिक्योर बनाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एलआईसी की। एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 1956 में एलआईसी एक्ट के थ्रू ये बनाई गई थी और तब से लेकर 2000 तक लाइफ इंश्योरेंस पर इसका कंप्लीट मोनोपोली था। मतलब इंडिया में लाइफ इंश्योरेंस का नाम ही एलआईसी हो गया था। ये एक स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन है जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। एलआईसी का मेन फोकस लाइफ इंश्योरेंस होता है, जैसे ह्यूमन लाइफ कवर, पेंशन, सेविंग, एंडोलमेंट स्कीम्स, और साथ ही एलआईसी बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स इम्प्लीमेंट करता है, जैसे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना। ऑनरशिप 100% गवर्नमेंट की थी, लेकिन 2022 में आईपीओ आने के बाद थोड़ा सा डिसइन्वेस्टमेंट हुआ, फिर भी मेजॉरिटी ऑनरशिप गवर्नमेंट के पास ही है। दूसरा पिलर है जर्नल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये 1972 में नेशनलाइजेशन के टाइम बना और ये इंडिया का पब्लिक सेक्टर री इंश्योरर है। री इंश्योरर का मतलब होता है इंश्योरेंस कंपनीज को इंश्योरेंस देने वाली कंपनी। मतलब अगर कोई बड़ा रिस्क होता है, जैसे वेदर रिस्क, क्रॉप रिस्क या बहुत लार्ज इंडस्ट्रियल रिस्क, तो जर्नल इंश्योरेंस कंपनीज अपना कुछ पोर्शन जीआईसी को ट्रांसफ़र करती हैं। जीआईसी का हेडक्वार्टर भी मुंबई में है। 2000 तक री इंश्योरेंस में इसका मोनोपोली था। फिर लिबरलाइजेशन के बाद फॉरेन इंश्योरर्स इंडिया में आने लगे। जीआईसी को नेशनल री इंश्योरर ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जैसे क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम्स को बैकएंड सपोर्ट देता है। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट रेगुलेटर है आईआरडीएआई, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये 1999 के आईआरडीए एक्ट से बना और इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। आईआरडीएआई का रोल सबसे क्रूशियल होता है क्योंकि ये पूरे इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करता है, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो, जर्नल इंश्योरेंस हो, प्राइवेट हो या पीएसयू हो। ये इंश्योरर्स को लाइसेंस देता है, अप्रूवल्स देता है, पॉलिसी होल्डर्स के राइट प्रोटेक्ट करता है, सॉल्वेंसी मेंटेन करवाता है और इंश्योर करता है कि इंडस्ट्री फेयर प्रैक्टिस फॉलो करे। आईआरडीएआई की कंपोजिशन होती है एक चेयरमैन, 5 फुल टाइम मेंबर्स और 4 पार्ट टाइम मेंबर्स। अब अगला इम्पॉर्टेंट चैप्टर आता है रिफॉर्म्स, कि इंडिया का इंश्योरेंस सेक्टर मॉडर्न फॉर्म में कैसे आया। यहीं पे सबसे क्रिटिकल रोल होता है मल्होत्रा कमेटी, जिसे इंश्योरेंस रिफॉर्म का टर्निंग पॉइंट भी बोला जाता है। मल्होत्रा कमेटी 1993 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाई थी, जिसके चेयरमैन थे आरएन मल्होत्रा, जो आरबीआई के फॉर्मर गवर्नर भी थे। कमेटी का सिंपल पर्पस ये था कि एलआईसी और जीआईसी जैसे पब्लिक इंश्योरर्स का फंक्शनिंग रिव्यू किया जाए और सेक्टर को ज़्यादा एफिशिएंट, कॉम्पिटिटिव और ओपन बनाने के सजेशंस दिए जाएं। ये कमेटी जनवरी 1994 में अपना रिपोर्ट सबमिट करती है और इसी रिपोर्ट की वजह से इंडियन इंश्योरेंस सेक्टर में सबसे बड़ा चेंज आता है। इस कमेटी की रिकमेंडेशंस ने बेसिकली लिबरलाइजेशन का डोर ओपन कर दिया था। जिस इंश्योरेंस सेक्टर में 50 साल से मोनोपोली थी, उसमें फाइनली 2000 से प्राइवेट कंपनीज को एंट्री मिल गई। इसी की वजह से एचडीएफसी लाइफ, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, एसबीआई लाइफ जैसे प्राइवेट इंश्योरर्स मार्केट में आए।
IRDA एक्ट 1999 भी इसी रिपोर्ट का डायरेक्ट आउटकम था और IRDAI बनने के बाद इंश्योरेंस सेक्टर में रेगुलेशंस, ट्रांसपेरेंसी और कस्टमर प्रोटेक्शन सब इम्प्रूव हुआ। इंश्योरेंस पेनिट्रेशन भी बढ़ी और प्रोडक्ट्स काफ़ी डाइवर्स हो गए। अब बात आती है FDI की, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। LIC और GIC के नेशनलाइजेशन के बाद सेक्टर 2000 तक कम्प्लीटली गवर्नमेंट ड्रिवन था, लेकिन मल्होत्रा कमेटी के बाद प्राइवेट पार्टिसिपेशन के साथ साथ फॉरेन कैपिटल को भी अलाउ किया गया। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि इंश्योरेंस में बड़े कैपिटल बेस की ज़रूरत होती है और फॉरेन प्लेयर्स एक्सपर्टीज़ और टेक्नोलॉजी लेकर आते हैं। और FDI का टाइमलाइन देखो तो एकदम ग्रेजुअल है। 2000 में पहली बार सेक्टर ओपन हुआ और FDI लिमिट 26% रखी गई। 2015 में इंश्योरेंस लॉस अमेंडमेंट एक्ट के बाद ये लिमिट 49% हो गई। फिर 2021 में फाइनेंशियल एक्ट थ्रू FDI लिमिट को बढ़ाकर 74% कर दिया गया, सब सेफगार्ड्स के साथ। और अब 2025 के यूनियन बजट में गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि इंश्योरेंस कंपनी में FDI 100% तक अलाउ हो सकती है। बस कंडीशन ये है कि सारे प्रीमियम इंडिया में ही इन्वेस्ट होना चाहिए, यानी सेक्टर बिल्कुल ग्लोबल कैपिटल के लिए ओपन हो चुका है। करंट FDI पॉलिसी 2025 के हिसाब से इंश्योरेंस कंपनीज चाहे लाइफ हो, जर्नल हो, हेल्थ हो या री इंश्योरेंस हो, 100% तक फॉरेन इन्वेस्टमेंट ले सकती है। बहुत सारे केसेस में ये इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिक रूट से हो सकता है, मतलब गवर्नमेंट के प्रायर अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती। बस कुछ सेफगार्ड्स मैंडेटरी हैं, जैसे बोर्ड में मेजोरिटी इंडियन सिटीज़न होंगे, IRDAI के नॉर्म्स का फुल कंप्लायंस होना चाहिए और प्रीमियम का पैसा इंडिया में ही इन्वेस्ट होगा। ये सारी रिफॉर्म्स मिलकर इंडिया का इंश्योरेंस सेक्टर इंटरनेशनली कॉम्पिटिटिव बनाती है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इंप्रूव करती है और कंज्यूमर्स को ज़्यादा ऑप्शंस देती है। अब हम टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस देखते हैं, मतलब इंश्योरेंस एक्चुअल में कितने तरीके का होता है और कौन सा इंश्योरेंस किस पर्पस के लिए होता है। और टाइप्स का सबसे बड़ा कैटेगरी स्टार्ट होता है लाइफ इंश्योरेंस से, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस का कोर आइडिया ही ह्यूमन लाइफ की फाइनेंशियल सिक्योरिटी से जुड़ा होता है। लाइफ इंश्योरेंस बेसिकली एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें इंश्योरर प्रॉमिस करता है कि अगर इंश्योर्ड पर्सन की डेथ हो जाए तो नॉमिनी को एक फिक्स्ड सम एश्योर्ड दिया जाएगा, और अगर पॉलिसी मैच्योरिटी तक इंश्योर्ड जिंदा रहे तो सर्वाइवल बेनिफिट मिलता है। लेकिन इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट यूजुअली लॉन्ग टर्म होता है, 10 साल, 20 साल, 30 साल या कभी कभी लाइफ टाइम तक भी। और इसका मेन पर्पस होता है फैमिली को फाइनेंशियल सिक्योरिटी देना। सोचो अगर घर का अर्निंग मेंबर चला जाए तो उसके बाद फैमिली की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी टूट ना जाए, इसी लाइफ इंश्योरेंस वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। लाइफ इंश्योरेंस का एक और एंगल होता है सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट का, जैसे एंडोमेंट पॉलिसी या मनी बैक पॉलिसी सिर्फ प्रोटेक्शन नहीं देती बल्कि मैच्योरिटी पर एक कॉर्पस भी बनाकर देती हैं। इसी वजह से लोग लाइफ इंश्योरेंस को इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट दोनों के मिक्स के रूप में देखते हैं। अब टाइप्स की बात करते हैं तो सबसे सिंपल और इम्पॉर्टेंट है टर्म इंश्योरेंस। ये एक पूरा रिस्क कवर करता है, मतलब अगर इंश्योर्ड की डेथ हो जाए तो क्लेम मिलता है लेकिन मैच्योरिटी बेनिफिट ज़ीरो, इसलिए इसका प्रीमियम सबसे सस्ता होता है और प्रोटेक्शन सबसे स्ट्रॉन्ग। दूसरा टाइप होता है इंडोमेंट पॉलिसी, जिसमें प्रोटेक्शन के साथ साथ मैच्योरिटी पर लमसम अमाउंट भी मिलता है, यानी डुअल बेनिफिट। फिर आती है मनी बैक पॉलिसी, जिसमें इंटरवल पर थोड़ी थोड़ी पे आउट्स मिलती है और डेथ बेनिफिट भी होता है। और रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए पेंशन या एन्यूटी पॉलिसीज होती हैं, जिसमें मैच्योरिटी के बाद इंश्योर्ड को रेगुलर इनकम मिलती है। लॉन्ग टर्म इनकम सिक्योरिटीज़ के लिए परफेक्ट है। गवर्नमेंट भी लाइफ इंश्योरेंस की कुछ स्कीम्स चलाती है, जैसे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ये एक सिंपल अफोर्डेबल लाइफ कवर प्लान है जिसमें सिर्फ 436 रुपये हर साल के प्रीमियम पर 2 लाख रुपए का लाइफ कवर मिल जाता है। लाइफ इंश्योरेंस को समझने के बाद इंश्योरेंस का नेक्स्ट मेजर पिलर होता है जर्नल इंश्योरेंस, जिसे हम नॉन लाइफ इंश्योरेंस भी बोलते हैं। मतलब जो भी रिस्क ह्यूमन लाइफ से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, जैसे प्रॉपर्टी का नुकसान, व्हीकल एक्सीडेंट, हेल्थ इमरजेंसी, क्रॉप फेलियर, थेफ्ट, फायर, ये सब जर्नल इंश्योरेंस के थ्रू कवर किया जाता है। ये मोस्टली शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जर्नली 1 साल के, फिर हर साल रिन्यू होते हैं। इसका रोल बहुत प्रैक्टिकल होता है, क्योंकि रियल लाइफ में जो सबसे फ्रीक्वेंट लॉसेस होते हैं ना, वो सब इसी कैटेगरी में आते हैं। जर्नल इंश्योरेंस का सिंपल बेसिक आइडिया ये है कि किसी भी असेट या प्रॉपर्टी को फाइनेंशियल लॉस से बचाना।
अगर कार का एक्सीडेंट हो जाए, घर में आग लग जाए, हॉस्पिटल का बिल आ जाए या क्रॉप बर्बाद हो जाए, तो इन सब का डायरेक्ट फाइनेंशियल इम्पैक्ट जो होता है वो जनरल इंश्योरेंस हैंडल करता है। कुछ पॉलिसीज कंपलसरी होती है, लाइक मोटर, थर्ड पार्टी लाइबिलिटी, और बाकी ऑप्शनल होती हैं रिस्क और नीड के हिसाब से। इसके अंदर मल्टीपल टाइप्स आते हैं, जैसे फायर, मरीन, मोटर, हेल्थ, क्रॉप, लाइबिलिटी और मिसलेनियस कवर्स जैसे ट्रेवल, थेफ्ट, टेररिज्म एक्सेट्रा। हर एक का अपना नेचर होता है और अपना कवरेज मैकेनिज्म होता है। सबसे पहला टाइप होता है फायर इंश्योरेंस, जो स्पेसिफिकली प्रॉपर्टी को फायर रिलेटेड डैमेज से प्रोटेक्ट करता है। फायर, लाइटनिंग, एक्सप्लोजन जैसे अगर बिल्डिंग, फैक्ट्री, स्टॉक या मशीनरी को नुकसान पहुंचा देते हैं तो फायर इंश्योरेंस का क्लेम मिलता है। बिजनेस में अगर आग की वजह से ऑपरेशंस रुक जाए और टर्नओवर गिर जाए तो कॉन्सिक्वेंशियल लॉस जैसे लॉस ऑफ प्रॉफिट भी कवर हो सकता है, जब पॉलिसीज में वो एक्सटेंशन एडेड हो। अब फायर इंश्योरेंस की बेसिक अंडरस्टैंडिंग के बाद एक इम्पॉर्टेंट एक्सटेंशन आती है, वो है लॉस ऑफ प्रॉफिट या कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी। ये तब यूज़ होती है जब फायर का डैमेज सिर्फ प्रॉपर्टी को ही नहीं करता बल्कि बिजनेस को भी फाइनेंशियली हिट करता है, क्योंकि रियल लॉस सिर्फ बिल्डिंग गिरने से नहीं होता बल्कि बिजनेस रुक जाता है, सेल्स गिर जाती है, कस्टमर शिफ्ट हो जाते हैं और एक्चुअल प्रॉफिट लॉस और ज़्यादा पेनफुल होता है। इसी लॉस को कंपेंसेट करने के लिए ये पॉलिसी बनाई गई है। इसका कैलकुलेशन थोड़ा अकाउंटिंग जैसा लगता है पर लॉजिक सिंपल होता है। सबसे पहले हम लास्ट ईयर का टर्नओवर लेकर देखते हैं कि इस साल फायर ना होता या आग ना लगती तो बिजनेस कितना टर्नओवर करता, यानी एडजस्टेड टर्नओवर। उसके बेसिस पर सम इंश्योरेबल निकलता है जो प्रॉफिट रेशो से मल्टीप्लाई होता है। फिर एक्चुअल टर्नओवर देखते हैं। फायर पीरियड में जितना शॉर्टफॉल होता है उसको शॉर्ट सेल्स बोलते हैं और शॉर्ट सेल्स को ग्रॉस प्रॉफिट रेशो से मल्टीप्लाई कर दो, वही लॉस ऑफ प्रॉफिट होता है। अगर पॉलिसी अंडर इंश्योर्ड हो यानी कवरेज कम लिया है तो एवरेज क्लॉज लग जाता है और फाइनल पेबल अमाउंट प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस हो जाता है। फायर के बाद जनरल इंश्योरेंस का नेक्स्ट मेजर एरिया होता है मरीन इंश्योरेंस। ये एक बहुत पुराना और ग्लोबली इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस टाइप है जो गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते वक्त प्रोटेक्ट करता है, चाहे बाय सी हो, एयर हो या बाय रोड। ट्रांसपोर्टेशन में सबसे ज़्यादा रिस्क होता है सिंकिंग, कोलिजन, थेफ्ट, डैमेज, डीले, और मरीन इंश्योरेंस इन सबको कवर करता है। इसके अंदर 3 मेजर ब्रांचेस होती है। पहला कार्गो इंश्योरेंस जो एक्चुअल गुड्स को प्रोटेक्ट करता है जो बायर या सेलर ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है। दूसरा फ्रेट इंश्योरेंस जो फ्रेट रेवेन्यू को प्रोटेक्ट करता है अगर कार्गो डैमेज या डीले हो जाए और फ्रेट कंपनी को रेवेन्यू लॉस हो तो उसको कवर मिलता है। तीसरा है हल इंश्योरेंस जो शिप्स और वेसल्स को प्रोटेक्ट करता है, यानी पूरा शिप, उसका मशीनरी, स्ट्रक्चर, इक्विपमेंट सब कवर होता है। और मरीन इंश्योरेंस का कंसेप्ट समझने के बाद एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि ट्रांसपोर्टेशन के दौरान लॉस का कैलकुलेशन थोड़ा टेक्निकल हो सकता है। यहाँ इंश्योरेबल वैल्यू निकालने के लिए हम इनवॉइस वैल्यू, फ्रेट, ड्यूटी और एक्सपेक्टेड प्रॉफिट को ऐड करते हैं, तो ये सारी कॉस्ट एक्चुअली अफेक्ट होती हैं। पार्शियल लॉस में इंश्योर्ड वैल्यू को प्रोपोर्शनेट फॉर्मूला से मल्टीप्लाई करके क्लेम निकाला जाता है और जर्नल एवरेज में पूरा लॉस शेयर होता है। जहां शिप को बचाने के लिए जो सेक्रीफाइस होता है उसको सारे स्टेक होल्डर्स प्रोपोर्शनेटली बियर करते हैं। टोटल लॉस में चाहे एक्चुअल डिस्ट्रक्शन हो या कंस्ट्रक्टिव लॉस, क्लेम उसके हिसाब से सेटल होता है। और अगर पॉलिसी अंडर इंश्योर्ड है तो प्रो रेटा बेसिस पर फाइनल अमाउंट कट कर दिया जाता है। अब मरीन और फायर के बाद जनरल इंश्योरेंस का सबसे इम्पॉर्टेंट और लाइफ में डायरेक्टली इम्पैक्ट करने वाला पार्ट होता है हेल्थ इंश्योरेंस। आज के टाइम में मेडिकल कॉस्ट इतने हाई हो चुके हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस एक नेसेसिटी बन गया है। हेल्थ इंश्योरेंस का सिंपल पर्पस ये होता है कि हॉस्पिटलाइजेशन, सर्जरी, मेडिसिन, ये सारे मेडिकल एक्सपेंसेस को इंश्योरेंस कंपनी कवर करे, जिससे पेशेंट और फैमिली पर सडन फाइनेंशियल बर्डन ना आए। हेल्थ इंश्योरेंस इंडिविजुअल के लिए भी अवेलेबल होता है और फैमिली फ्लोटर के फॉर्म में भी, जिसमें एक ही सम एश्योर्ड पूरी फैमिली के मेंबर्स के लिए शेयर होता है।
सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कैशलेस ट्रीटमेंट, यानी अगर नेटवर्क हॉस्पिटल में एडमिट होते हो तो बिल हॉस्पिटल्स और इंश्योरर्स के बीच सेटल हो जाता है, तुम्हें पॉकेट से पैसा नहीं देना पड़ता। प्रीमियम हेल्थ कंडीशन और सम एश्योर्ड पर डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा रिस्क उतना ज़्यादा प्रीमियम। गवर्नमेंट भी हेल्थ इंश्योरेंस में मेजर रोल प्ले करती है। इंडिया की सबसे बड़ी हेल्थ स्कीम है आयुष्मान भारत, जिसमें 5 लाख पर फैमिली पर ईयर का कवर मिलता है, स्पेशली इकोनॉमिकली वीकर हाउस होल्ड्स के लिए। और भी कुछ स्कीम्स है ये जो लिखी हुई हैं, इसे हम आगे अभी देखेंगे डिटेल में। अब हेल्थ इंश्योरेंस के बाद जनरल इंश्योरेंस का नेक्स्ट बिग कैटेगरी होता है मोटर इंश्योरेंस, जो हमारे डेली लाइफ का सबसे कॉमन इंश्योरेंस टाइप है। इंडिया में जितने भी मोटर व्हीकल रोड पर चलते हैं, कार, बाइक, स्कूटर, टैक्सी, ट्रक, सब के लिए इंश्योरेंस मैंडेटरी है। और मैंडेटरी इसलिए क्योंकि रोड पर एक्सीडेंट किसी भी टाइम हो सकता है, और अगर किसी थर्ड पर्सन को इंजरी, डेथ या प्रॉपर्टी का नुकसान होता है तो उस लाइबिलिटी को इंश्योर करना ज़रूरी होता है। मोटर इंश्योरेंस में सबसे बेसिक कवर होता है थर्ड पार्टी लाइबिलिटी, जो लॉ के हिसाब से कंपलसरी है। ये पॉलिसी इंश्योर करती है कि अगर तुम्हारी व्हीकल की वजह से किसी थर्ड पर्सन को डैमेज हो जाए तो उसका कंपनसेशन इंश्योरेंस कंपनी देगी। दूसरा होता है ऑन डैमेज कवर, जो इंश्योर्ड की व्हीकल को प्रोटेक्ट करता है, जैसे एक्सीडेंट में डेंट हो जाना, फ्लड से कार डूब जाना, पेड़ गिर जाना, आग लग जाना। और तीसरा होता है कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी, जो दोनों कवर्स को कंबाइन करता है, मतलब एक ही पॉलिसी में थर्ड पार्टी भी कवर्ड और कार का खुद का डैमेज भी। मोटर व्हीकल का प्रीमियम व्हीकल की इंजन कैपेसिटी, टाइप ऑफ व्हीकल, यूसेज जैसे पर्सनल यूज़ या कमर्शियल यूज़, इन सब पर डिपेंड करता है। साथ ही एक इम्पॉर्टेंट बेनिफिट होता है नो क्लेम बोनस, जिसमें अगर तुम 1 साल तक कोई क्लेम नहीं करते हो तो नेक्स्ट रिन्यूअल पर प्रीमियम कम हो जाता है। हर क्लेम फ्री ईयर पर डिस्काउंट बढ़ता जाता है। मोटर इंश्योरेंस के बाद आता है क्रॉप इंश्योरेंस, जो इंडिया जैसी एग्रेरियन इकोनॉमी के लिए लाइफलाइन जैसा है। फार्मर्स का सबसे बड़ा रिस्क होता है उनका क्रॉप, क्योंकि वेदर अनप्रिडिक्टेबल होता है, कभी ड्रॉट, कभी फ्लड, कभी पेस्ट अटैक, कभी डिसीज़। और एक सीज़न की क्रॉप खराब हो जाए तो पूरा साल फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाता है। क्रॉप इंश्योरेंस उन्हीं नेचुरल रिस्क से फार्मर्स को प्रोटेक्ट करता है। इंडिया में क्रॉप इंश्योरेंस का बैकबोन है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, 2016 में लॉन्च हुई। ये सोन क्रॉप्स को कवर करता है, मतलब जो फसल खेत में लग गई है उसको किसी भी नेचुरल कैलामिटी की वजह से लॉस हो जाए तो कंपेंसेशन मिलता है। प्रीमियम फार्मर्स के लिए बहुत लो रखा गया है। खरीफ के लिए 2%, रबी के लिए 1.5% और हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए 5%। बाकी प्रीमियम गवर्नमेंट सब्सिडाइज करती है, जिससे फार्मर्स को हाई प्रोटेक्शन लो कॉस्ट में मिल जाता है। इसके अलावा वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम होती है, जो रेनफॉल, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी जैसे वेदर पैरामीटर्स के बेसिस पर क्लेम प्रोसेस करती है। ये स्पेशली उन एरियाज में यूजफुल है जहाँ क्रॉप फेलियर का डायरेक्ट रिलेशन वेदर पैटर्न से होता है। क्रॉप इंश्योरेंस मेनली लोनी फार्मर्स के लिए कंपलसरी होती है, यानी जिनके पास क्रॉप लोन है। और देखिए, स्कीम्स पब्लिक प्राइवेट इंश्योरर्स मिलकर इम्प्लीमेंट करते हैं, लेकिन मॉनिटरिंग ओवरऑल मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर करती है। तो अभी हमने लाइफ इंश्योरेंस देखा और जनरल इंश्योरेंस, जिसे हम बोलते हैं नॉन लाइफ इंश्योरेंस। अब हम देखते हैं थर्ड, जो कि है सोशल इंश्योरेंस। ये इंश्योरेंस थोड़ा अलग नेचर का होता है, क्योंकि इसका पर्पस सिर्फ लॉस को कवर करना नहीं, बल्कि सोसाइटी के वीकर सेक्शन को फाइनेंशियल सेफ्टी देना होता है। यानी सोशल इंश्योरेंस बेसिकली गवर्नमेंट का वो मैकेनिज्म है जहां लो कॉस्ट या सब्सिडाइज प्रीमियम पर वर्कर्स, फार्मर्स, अनऑर्गेनाइज सेक्टर और वल्नरेबल फैमिलीज को प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है। गवर्नमेंट जानती है कि इंडिया में बहुत बड़े सेक्शंस ऐसे हैं जो नॉर्मल प्राइवेट इंश्योरेंस अफोर्ड नहीं कर सकते। उनके पास स्टेबल इनकम नहीं होती, जॉब सिक्योरिटी नहीं होती, मेडिकल एक्सपेंसेस हैंडल करना मुश्किल होता है। इसीलिए सोशल इंश्योरेंस उनके लिए एक सेफ्टी शील्ड की तरह काम करता है, चाहे वो लाइफ प्रोटेक्शन हो, हेल्थ बेनिफिट हो, इंजरी कवर हो, डिसेबिलिटी हो या फिर ओल्ड एज पेंशन। इंडिया में कई मेजर सोशल इंश्योरेंस स्कीम चलती है जो EPFO के थ्रू चलती है। PF मेंबर्स को बेसिक लाइफ कवर देती है, जैसे ESI स्कीम 1948 से चल रहा एक बड़ा सोशल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क है, जो एम्प्लॉयज़ को सिकनेस, मैटरनिटी, डिसेबिलिटी बेनिफिट्स देता है। और भी ये कई सारी स्कीम्स हैं, इनको एक एक करके डिटेल में पूरा बताऊंगी, तब तक वेट करो। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं IRDAI, यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये 1999 के IRDA एक्ट के थ्रू इस्टेब्लिश किया गया था, जो मल्होत्रा कमेटी की रिकमेंडेशन का डायरेक्ट आउटकम था।
हेडक्वार्टर हैदराबाद में है और ये एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है जिसका काम लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस दोनों सेक्टर को सुपरवाइज करना है। यानी प्राइवेट इंश्योरर हो, पीएसयू हो, हेल्थ इंश्योरर हो या री इंश्योरेंस कंपनी, सब आईआरडीएआई के रेगुलेशन में आता है। आईआरडीएआई की कंपोजिशन भी स्ट्रक्चर्ड होती है, एक चेयरमैन, 5 फुल टाइम मेंबर और 4 पार्ट टाइम मेंबर्स जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करती है। ये इंश्योर करता है कि अथॉरिटी के पास टेक्निकल एक्सपर्टीज भी हो, रेगुलेटरी ओवरसाइट्स भी हो और इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी भी। आईआरडीएआई का काम सिर्फ रजिस्ट्रेशन देना या कैंसिल करना नहीं होता, बल्कि सेक्शन 14 के हिसाब से इसका रोल बहुत ब्रॉड है। सबसे पहला फंक्शन होता है इंश्योरेंस कंपनीज का रेगुलेशन, जिसमें वो लाइसेंस ग्रांट करता है, रिन्यू करता है, मॉडिफाई या सस्पेंड कर सकता है अगर कोई कंपनी रूल्स वायलेट करे। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है पॉलिसी होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, यानी क्लेम सेटलमेंट फेयर हो, टर्म्स एंड कंडीशन ट्रांसपेरेंट हो, ग्रीवांस रेड्रेसल सिस्टम इफेक्टिव हो। फाइनेंशियल सुपरविजन भी आईआरडीएआई का एक हैवी फंक्शन है, जिसमें वो सॉल्वेंसी मार्जिन देखते हैं, फंड्स का इन्वेस्टमेंट मॉनिटर करते हैं, अकाउंट्स और ऑडिट वेरीफाई करते हैं ताकि इंश्योरर फाइनेंशियली स्टेबल रहे और क्लेम टाइम पर पे कर सके। प्रोडक्ट रेगुलेशन भी आईआरडीएआई ही करता है। कोई भी इंश्योरेंस प्रोडक्ट मार्केट में आने से पहले आईआरडीएआई अप्रूवल मैंडेटरी होता है। इससे इंश्योर होता है कि प्रोडक्ट कंज्यूमर फ्रेंडली हो, मिसलीडिंग ना हो और सॉल्वेंसी रिस्क ना क्रिएट करे। आईआरडीएआई प्रोफेशनल डेवलपमेंट में भी रोल प्ले करता है। ट्रेनिंग, माइक्रो इंश्योरेंस, रूरल आउटरीच, सोशल ऑब्लिगेशन सब में गाइडेंस देता है। री इंश्योरेंस का रेगुलेशन भी उनके पास होता है, स्पेशली जीआईसी जो इंडिया का नेशनल री इंश्योरर है, और ऑपरेशनल फंक्शंस में भी फीस चार्ज करना, इंफॉर्मेशन कॉल करना, इंस्पेक्शन और इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करना भी आईआरडीएआई के पावर्स में आता है। आईआरडीएआई के पास 3 तरह की मेजर पावर्स होती हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल। लेजिस्लेटिव पावर का मतलब ये है कि आईआरडीएआई रेगुलेशन बना सकता है, इंश्योरर, इंटरमीडियरीज, एजेंट्स सबके लिए रूल्स फ्रेम कर सकता है। एग्जीक्यूटिव पावर के थ्रू वो रूल्स इन्फोर्स करता है, लाइसेंस ग्रांट करता है और इंश्योर करता है कि कंपनीज रेगुलेशन के अकॉर्डिंग काम करें। और जुडिशियल पावर्स आईआरडीएआई को अथॉरिटी देती है पेनल्टीज इम्पोज करने की, डिस्प्यूट्स एडजुडिकेट करने की, और अगर कोई कंपनी नॉर्म्स फॉलो नहीं करती तो उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल तक किया जा सकता है। लेकिन आईआरडीएआई के साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म होता है जो स्पेशली पॉलिसी होल्डर्स के ग्रीवांस को हैंडल करता है, और उसी को हम इंश्योरेंस ओम्बड्समैन बोलते हैं। 1998 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश किया था ताकि आम लोगों को अपने इंश्योरेंस डिस्प्यूट्स का एक चीप, फास्ट और इम्पार्शियल सॉल्यूशन मिल सके। इंडिया में 17 ओम्बड्समैन ऑफिस हैं और इनका अपॉइंटमेंट इंश्योरेंस काउंसिल करता है आईआरडीएआई की अप्रूवल के साथ। यहाँ एक की पॉइंट होता है जुरिस्डिक्शन। ओम्बड्समैन सिर्फ उन डिस्प्यूट को हैंडल करता है जिनकी वैल्यू 30 लाख तक हो। अब देखते हैं ये कैसे केसेस को हैंडल करता है। तो ज़्यादातर प्रॉब्लम्स जहाँ क्लेम सेटलमेंट डिले हो रहा हो, क्लेम को अनफेयरली रिजेक्ट किया जा रहा हो, प्रीमियम पेमेंट या रिफंड का इशू हो, या पॉलिसी सर्विसिंग में कोई ग्रीवांस हो, ये सब यहाँ एड्रेस किया जाता है। प्रोसीजर भी सिंपल है। सबसे पहले पॉलिसी होल्डर को इंश्योरेंस कंपनी में कंप्लेंट फाइल करनी होती है विद इन 1 ईयर। अगर कंपनी सेटिस्फाई ना करे तब फ्री ऑफ कॉस्ट ओम्बड्समैन अप्रोच किया जा सकता है। और सबसे बड़ा पॉइंट, ओम्बड्समैन का डिसीजन इंश्योरर के लिए बाइंडिंग होता है लेकिन पॉलिसी होल्डर्स के लिए नहीं। यानी अगर पॉलिसी होल्डर डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं तो उसके पास फर्दर लीगल ऑप्शंस ओपन रहते हैं। पॉलिसी होल्डर प्रोटेक्शन का ये मैकेनिज्म कंज्यूमर राइट्स के साथ मिलकर पूरा इकोसिस्टम स्ट्रॉन्ग बनाता है। इंश्योरेंस सेक्टर में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक मेजर एरिया है जहां कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 और आईआरडीएआई रेगुलेशंस दोनों मिलकर राइट्स डिफाइन करते हैं, जैसे पॉलिसी टर्म्स के बारे में क्लियर इन्फॉर्मेशन का राइट, फेयर कॉन्ट्रैक्ट का राइट, ग्रीवांस रिड्रेसल का राइट, टाइम बाउंड क्लेम सेटलमेंट का राइट और सर्विस डेफिशिएंसी होने पर कंपेंसेशन का राइट। ये सब इंश्योर करता है कि कस्टमर इंश्योरेंस कंपनी के कंपैरिजन में वीक पोजीशन में ना रहे। अगर कभी इशू आया तो प्रोटेक्शन के कई चैनल्स अवेलेबल होते हैं। आईआरडीएआई का इंटीग्रेटेड ग्रीवांस मैनेजमेंट सिस्टम होता है जहां ऑनलाइन कंप्लेंट ट्रैक हो सकती है।
कंज्यूमर कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल लेवल पर भी इंश्योरेंस रिलेटेड केसेस सुनते हैं। इंश्योरेंस ओम्बड्समैन तो है ही, और अगर पॉलिसी बैंक से लिंक्ड हो तो आरबीआई का बैंकिंग ओम्बड्समैन भी एक ऑप्शन होता है। इन सब सिस्टम्स की वजह से इंश्योरेंस कंज्यूमर के पास हर लेवल पर रिड्रेसल का मैकेनिज्म अवेलेबल रहता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और री इंश्योरेंस देखते हैं क्या होता है। जब इंश्योरेंस कंपनी खुद अपना रिस्क मैनेज करती है, यानी जैसे कंज्यूमर अपना रिस्क इंश्योरेंस कंपनी को ट्रांसफ़र करते हैं, वैसे ही इंश्योरेंस कंपनीज अपना बड़ा बड़ा रिस्क री इंश्योरेंस के थ्रू ट्रांसफ़र करती है। इसको हम सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं इंश्योरेंस का भी इंश्योरेंस। री इंश्योरेंस का बेसिक आइडिया ये होता है कि अगर इंश्योरेंस कंपनी एक बड़ा रिस्की पोर्टफोलियो हैंडल कर रही है, जैसे फ्लड, अर्थक्वेक, साइक्लोन प्रोन एरियाज या वेरी हाई वैल्यू इंडस्ट्रियल रिस्क, तो एक सिंगल कंपनी के लिए पूरा बर्डन लेना रिस्की होता है और एक ही इंसिडेंट में बहुत बड़ा लॉस हो जाए तो इंश्योरर की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी खराब हो सकती है। इसलिए इंश्योरर्स अपने रिस्क का एक हिस्सा दूसरी इंश्योरेंस कंपनी को दे देते हैं, जिसे हम री इंश्योरर बोलते हैं। इस प्रोसेस से इंश्योरेंस कंपनी अपना एक्सपोजर लिमिट करती है और अपनी सॉल्वेंसी सिक्योर रखती है। री इंश्योरेंस दो तरह का होता है, डोमेस्टिक और ग्लोबल। डोमेस्टिक री इंश्योरेंस में इंडिया के अंदर का री इंश्योरर इन्वॉल्व होता है और इंडिया का नेशनल री इंश्योरर है GIC, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। पूरे इंश्योरेंस इकोसिस्टम में GIC का रोल बहुत क्रिटिकल होता है, क्योंकि हिस्टोरिकली इंडिया में ये ही सोल इंश्योरर था 2000 तक। आज भी सारे इंश्योरर्स को अपने री इंश्योरेंस बिजनेस का एक पोर्शन GIC के थ्रू ही पास करना होता है। इससे एक स्टेबल डोमेस्टिक रिस्क पूल बनता है, जिससे कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स का इम्पैक्ट कंट्रोल हो जाता है। ग्लोबल इंश्योरेंस तब होता है जब कंपनीज फॉरेन री इंश्योरर्स के साथ टाई अप करती है, जैसे स्विस, म्यूनिक, स्कोर। ये ग्लोबल वर्ल्ड वाइड कैटास्ट्रॉफिक रिस्क हैंडल करते हैं, इसलिए इंश्योरेंस कंपनीज इनका सपोर्ट लेकर अपने लार्ज स्केल पोर्टफोलियोज सिक्योर करती है। GIC का रोल काफ़ी ब्रॉड होता है। 1972 में जनरल इंश्योरेंस नेशनलाइजेशन के बाद इसको एस्टेब्लिश किया गया और ये इंडिया का बैकबोन री इंश्योरर बन गया। अब हम कुछ एमर्जिंग कंसेप्ट देखते हैं इंश्योरेंस के। सबसे पहला कंसेप्ट है माइक्रो इंश्योरेंस, जो मेनली लो इनकम ग्रुप्स के लिए डिज़ाइन किया गया है। इंडिया में बहुत सारी फैमिलीज होती हैं जो हाई प्रीमियम अफोर्ड नहीं कर सकती, लेकिन उनको भी प्रोटेक्शन चाहिए, चाहे वो लाइफ हो, हेल्थ हो या क्रॉप हो। माइक्रो इंश्योरेंस बेसिकली स्मॉल टिकट पॉलिसीज़ होती है जिनका प्रीमियम बहुत कम होता है और कवरेज एसेंशियल रिस्क के लिए दिया जाता है। IRDAI ने 2005 में माइक्रो इंश्योरेंस रेगुलेशन लाए थे, जिसके बाद प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जैसे स्कीम्स इस कैटेगरी के बैकबोन बन गए। ये कंसेप्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन का मेजर टूल है। सेकंड कंसेप्ट है बैंक एश्योरेंस। सिंपल लैंग्वेज में कहे तो इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स बैंक के थ्रू बेचना। बैंक्स यहाँ कॉरपोरेट एजेंट की तरह काम करते हैं। ये मॉडल विन विन होता है। बैंक्स को कमीशन मिलता है, इंश्योरर्स को बैंक के ह्यूज कस्टमर बेस का एक्सेस मिलता है और कस्टमर को एक ही जगह बैंकिंग और इंश्योरेंस का वन स्टॉप सॉल्यूशन मिल जाता है। आज इंडिया में बैंक एश्योरेंस इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन का सबसे पावरफुल चैनल बन चुका है। तीसरा कंसेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, टकाफुल, जो इस्लामिक इंश्योरेंस होता है। ये शरिया लॉ के प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है, यानी इंटरेस्ट फ्री, एथिकल और म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वाले फाइनेंशियल सिस्टम में। यहाँ सब लोग अपने कंट्रीब्यूशन एक कॉमन पूल में जमा करते हैं और जब कोई लॉस होता है तो उस पूल से कंपनसेशन दिया जाता है। लॉस कलेक्टिवली शेयर होता है। ये मिडिल ईस्ट और मलेशिया में काफ़ी पॉपुलर है और इंडिया में भी इंक्लूसिव फाइनेंस के लिए एक्सप्लोर किया जा रहा है। फिर आता है इंश्योरेंस का सबसे मॉडर्न और रैपिड इवॉल्विंग एरिया, इंश्योरटेक, जो इंश्योरेंस और टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन होता है, यानी AI, ब्लॉकचेन, बिग डेटा। ये सब टूल्स इंश्योरेंस को स्मार्टर, फास्टर और ट्रांसपेरेंट बना रहे हैं। AI फ्रॉड डिटेक्ट करता है, ब्लॉकचेन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और ट्रांसपेरेंट क्लेम्स प्रोसेसिंग इंश्योर करता है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, पे एज यू ड्राइव टाइप यूज्ड बेस्ड मोटर इंश्योरेंस को पॉसिबल बनाता है। हेल्थ टेक में वियरेबल से डाटा डायरेक्टली इंश्योरेंस रिस्क मॉडल से कनेक्ट होता है। इसी वजह से फ्यूचर इंश्योरेंस पूरा टेक एनेबल्ड होने वाला है। और लास्ट में आता है कैटास्ट्रॉफी इंश्योरेंस, जो स्पेशली नेचुरल डिज़ास्टर के लिए डिज़ाइन होता है। इंडिया जैसे कंट्री जो फ्लड, अर्थक्वेक, साइक्लोन जैसे इवेंट्स में हाईली वल्नरेबल है, वहाँ कैटास्ट्रॉफिक रिस्क का सेपरेट इंश्योरेंस स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये पॉलिसीज़ लार्ज स्केल डिज़ास्टर्स का फाइनेंशियल इम्पैक्ट कवर करती हैं। नेशनल एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस स्कीम, क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, स्टेट डिज़ास्टर रिस्क पूल्स, ये सब कैटास्ट्रॉफी इंश्योरेंस के एग्जाम्पल हैं जो लार्ज स्केल कम्युनिटी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। अब हम इंश्योरेंस से रिलेटेड जितनी भी स्कीम्स हैं उसे एक एक करके लाइन वाइज देखते हैं। सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम को देखते हैं, जो गवर्नमेंट ने इसलिए डिज़ाइन की है ताकि जो लोग फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में हैं उनको बेसिक इंश्योरेंस प्रोटेक्शन ऑटोमेटिकली मिल जाए, यानी एम्प्लॉय को अलग से जाके पॉलिसी खरीदने की ज़रूरत ही नहीं होती, सिस्टम खुद उनको कवर करता है। इंडिया में एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंश्योरेंस की दो सबसे इम्पॉर्टेंट स्कीम होती है, EDLI और ESI। पहला है EDLI यानी एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम। ये EPF एक्ट के अंडर चलता है और सिंपली बोलूँ तो ये एक लाइफ इंश्योरेंस कवर है जो PF मेंबर्स के लिए ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल हो जाता है, यानी जिस भी एम्प्लॉय का PF अकाउंट है वो EDLI के थ्रू लाइफ कवर में आ जाता है, चाहे उसने कभी इंश्योरेंस ली हो या ना ली हो। इसमें मिनिमम बेनिफिट 2.5 लाख तक का होता है और मैक्सिमम 7 लाख। अगर एम्प्लॉई की सर्विस पीरियड में डेथ हो जाए तो नॉमिनी को ये लमसम अमाउंट मिल जाता है। एम्प्लॉयर यहाँ थोड़ा कंट्रीब्यूशन देता है, एम्प्लॉई को कुछ नहीं भरना पड़ता। ये एक साइलेंट सेफ्टी नेट जैसा है जो मिलियंस ऑफ एम्प्लॉयज़ को बिना कुछ किए प्रोटेक्शन देता है। दूसरी तरफ होता है ESI, जो EDLI से काफ़ी ब्रॉडर स्कीम है। ESI बेसिकली कॉम्प्रिहेंसिव सोशल सिक्योरिटी इंश्योरेंस है, जिसमें मेडिकल केयर, सिकनेस बेनिफिट, मैटरनिटी बेनिफिट, डिसेबिलिटी बेनिफिट, डिपेंडेंट्स पेंशन और इवन फ्यूनरल एक्सपेंस तक इंक्लूडेड होते हैं। एलिजिबिलिटी भी सिंपल है, कोई भी एम्प्लॉई जिसका सैलरी 21,000 पर मंथ तक है और एस्टेब्लिशमेंट ESI एक्ट में कवर्ड है तो वो इसमें इंक्लूडेड हो जाता है। ESI का पावर ये है कि एम्प्लॉई ही नहीं उसके डिपेंडेंट को भी मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। सिकनेस बेनिफिट में एम्प्लॉयज़ को 70% वेज मिलते हैं, मैटरनिटी बेनिफिट में फुल सैलरी मिलती है और डिसेबिलिटी केस में 90% वेजेस तक का सपोर्ट मिलता है। ये सब बेनिफिट्स तब तक चलते हैं जब तक एम्प्लॉय और उसकी फैमिली ESI सिस्टम के अंडर कवर्ड रहती है। यानी EDLI एक स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइफ कवर है जो एक बार डेथ के टाइम बेनिफिट देता है, जबकि ESI एक होलिस्टिक सेफ्टी फ्रेमवर्क है जो एम्प्लॉय के हेल्थ और फाइनेंशियल प्रोटेक्शन दोनों को कंटिन्यूअस फॉर्म में कवर करता है। इम्प्लीमेंटेशन भी अलग बॉडीज़ के थ्रू होता है। EDLI को EPFO मैनेज करता है, जबकि ESI को ESIC जो लेबर मिनिस्ट्री का ऑटोनोमस बॉडी है ये ऑपरेट करता है। अब हम नेक्स्ट कैटेगरी देखते हैं जो पूरे इंडिया के लो इनकम, अनऑर्गेनाइज सेक्टर और फाइनेंशियली वल्नरेबल लोगों के लिए डिज़ाइन की गई है। इन्हें हम मास इंश्योरेंस स्कीम बोलते हैं। 2015 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 3 बहुत ही इम्पैक्टफुल स्कीम लॉन्च की थी जिनका एम था कि इंश्योरेंस को सस्ता भी बनाया जाए और एक्सेसिबल भी। सबसे पहली स्कीम है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ये एक पूरा लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है, यानी अगर इंश्योर्ड की डेथ हो जाए चाहे किसी भी रीज़न से तो नॉमिनी को 2 लाख रुपए का बेनिफिट मिलता है। एलिजिबिलिटी भी सिंपल है, एज 18 से 50 और बस एक सेविंग बैंक अकाउंट होना चाहिए। प्रीमियम सिर्फ 436 रुपये हर साल देना होता है जो बैंक से डायरेक्ट ऑटो डेबिट हो जाता है। पॉलिसी हर साल जून से मई साइकिल में रिन्यू होती है। ये स्कीम उन वर्कर्स के लिए स्पेशली डिज़ाइन की गई थी जिनके पास नॉर्मल लाइफ इंश्योरेंस लेने का बजट नहीं होता। दूसरी स्कीम है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जो एक एक्सीडेंटल इंश्योरेंस पॉलिसी है। इसका प्रीमियम सिर्फ 20 रुपये हर साल है, मतलब एक चाय की कॉस्ट से भी कम, लेकिन कवरेज पावरफुल है। एक्सीडेंटल डेथ या टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी पर 2 लाख रुपए और पार्शियल डिसेबिलिटी पर 1 लाख। एज लिमिट 18 से 70 साल तक की रहती है। ये स्कीम लो इनकम लोगों के लिए एक स्ट्रॉन्ग सेफ्टी शील्ड प्रोवाइड करती है क्योंकि एक्सीडेंटल रिस्क ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। तीसरी स्कीम थोड़ी अलग नेचर की है, अटल पेंशन योजना। ये एक पेंशन और सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, यानी इसमें इंश्योर्ड को रिटायरमेंट के बाद मंथली गारंटीड पेंशन मिलता है 1000 से 5000 रुपये पर मंथ, जो एंट्री एज और चूजन स्लैब पर डिपेंड करता है। ये लॉन्ग टर्म कंट्रीब्यूटरी स्कीम होती है जिसमें सब्सक्राइबर को 60 साल तक रेगुलर कंट्रीब्यूशन करना होता है। पहले गवर्नमेंट एलिजिबल अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए 1000 रुपये का को कंट्रीब्यूशन करती थी, अब सब्सक्राइबर ही कंट्रीब्यूट करता है। अटल पेंशन योजना का पर्पस है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोगों को भी ओल्ड एज
फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल सके। अगर हम इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना को LIC और PSU इंश्योरर्स मैनेज करते हैं, जबकि अटल पेंशन योजना को PFRDA मैनेज करता है बैंक्स और पोस्ट ऑफिसेज के थ्रू। लाइफ इंश्योरेंस के बाद अब चलते हैं जर्नल इंश्योरेंस पर। लाइफ इंश्योरेंस इंसान की ज़िंदगी के रिस्क को कवर करता है, लेकिन इंश्योरेंस सिर्फ लाइफ तक सीमित नहीं होता है। अब हम अपनी प्रॉपर्टी, व्हीकल्स, हेल्थ, क्रॉप्स और बिजनेस को भी प्रोटेक्ट करते हैं। इसी को हम जनरल इंश्योरेंस या नॉन लाइफ इंश्योरेंस कहते हैं। अब हम इंश्योरेंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट पर आ चुके हैं, जो कि है हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम इन इंडिया। यहाँ हम देखेंगे कि इंडिया में हेल्थ प्रोटेक्शन मल्टीपल लेवल्स पर दिया जाता है। नेशनल लेवल, सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल और स्टेट लेवल। हर स्कीम का टारगेट ऑडियंस अलग होता है, कवरेज अलग होता है और फंडिंग पैटर्न भी अलग होता है। तो चलो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला आता है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ये 2018 में लॉन्च हुआ था और इसका ऑब्जेक्टिव है कि हर पुअर और वल्नरेबल फैमिली को यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज मिले। ये दुनिया की सबसे बड़ी फुल्ली फंडेड हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंदर फैमिलीज को 5 लाख रुपए पर फैमिली पर ईयर का कैशलेस सेकेंडरी और टर्जरी हॉस्पिटलाइजेशन कवर मिलता है, यानी हार्ट सर्जरी, कैंसर ट्रीटमेंट, किडनी ट्रांसप्लांट जैसे एक्सपेंसिव प्रोसीजर्स भी इसी स्कीम्स में कवर्ड हैं। ये पूरी तरह से फ्री होती है। फंडिंग सेंटर और स्टेट जॉइंटली करते हैं 60:40 रेशो में। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी होती है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। इसके बाद हम आते हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना पर। ये स्कीम 2008 में BPL फैमिलीज़ के लिए शुरू की गई थी, जिसमें 5 मेंबर्स तक की फैमिली को 30,000 रुपये पर ईयर तक का बेसिक हॉस्पिटलाइजेशन कवर मिलता है। लेकिन 2018 में जब प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लॉन्च हुआ तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना को इसी में मर्ज कर दिया गया, यानी RSBY अब इंडिपेंडेंट स्कीम नहीं है। इसका प्रीमियम सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स मिलकर शेयर करती है। तीसरी स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। ये 1954 से चल रही है। एक वेल स्ट्रक्चर्ड हेल्थ केयर सिस्टम है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, MPs, पेंशनर्स और फ्रीडम फाइटर्स कवर्ड होते हैं। इस स्कीम में कोई फिक्स्ड इंश्योरेंस अमाउंट नहीं होता, बल्कि कैशलेस ट्रीटमेंट प्रोवाइड होता है इम्पैनल्ड गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। OPD, IPD, स्पेशलिस्ट कंसल्टेशन, डायग्नोस्टिक टेस्ट, मेडिसिन सब कवर होता है। CGHS का फंडिंग पैटर्न मिक्स्ड होता है। एम्प्लॉय मंथली फिक्स्ड कंट्रीब्यूशन देता है, बाकी सपोर्ट गवर्नमेंट करती है। लेकिन एक लिमिटेशन ये है कि CGHS सिर्फ उन सिटीज़ में अवेलेबल होता है जहां इसके वेलनेस सेंटर एग्जिस्ट करते हैं। अब बात करते हैं स्टेट स्पेसिफिक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम की। हर स्टेट अपनी पॉपुलेशन और फाइनेंशियल कैपेसिटी के हिसाब से अलग अलग हेल्थ स्कीम चलाता है। एलिजिबिलिटी, कवरेज, बेनिफिट सभी स्टेट रूल्स के हिसाब से वेरी करते हैं। जनरली स्टेट्स 3 लाख से 5 लाख रुपए पर फैमिली पर ईयर हॉस्पिटलाइजेशन कवर प्रोवाइड करते हैं और बेनिफिशियरीज को मोस्टली कैशलेस सर्विस मिलती है। अब हम एग्रीकल्चर इंश्योरेंस पर आ चुके हैं और ये पार्ट इंडियन इंश्योरेंस सिस्टम का बैकबोन है, क्योंकि इंडिया में फार्मिंग प्योर नेचर पर डिपेंड करती है और हमारे फार्मर्स हर सीज़न अनप्रिडिक्टेबल रिस्क फेस करते हैं। कभी ड्रॉट, कभी फ्लड, कभी पेस्ट, कभी साइक्लोन। इस वल्नरेबिलिटी को कवर करने के लिए गवर्नमेंट ने 2 मेजर क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम लॉन्च की है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। दोनों का ऑब्जेक्टिव सेम है, फार्मर्स को फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देना, लेकिन दोनों का मैकेनिज्म थोड़ा डिफरेंट है। सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की, जो 2016 में NAIS यानी नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम और MNAIS को रिप्लेस करके लॉन्च हुआ था। इस स्कीम का एम है कि फार्मर्स को यील्ड लॉसेस से बचाया जाए अगर क्रॉप नेचुरल कैलामिटीज से खराब हो जाए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ऑलमोस्ट सभी फूड क्रॉप्स, मिलेट्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स और हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को कवर करता है, जो स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करती है। यहाँ सारे फार्मर्स एलिजिबल होते हैं, चाहे लोन लेने वाले हों या नहीं, बस उन्हें नोटिफाइड एरिया में नोटिफाइड क्रॉप उगाना ज़रूरी है। प्रीमियम फार्मर्स के लिए बहुत लो रखा गया है, खरीफ में सिर्फ 2%, रबी में 1.5% और कमर्शियल हॉर्टिकल्चर में
5%। बाकी बड़े प्रीमियम शेयर सेंटर और स्टेट मिलकर पे करते हैं, यानी स्कीम हेविली सब्सिडाइज्ड होती है। सम इंश्योर्ड फार्मर्स के क्रॉप लोन या स्केल ऑफ फाइनेंस के बेसिस पर डिसाइड होता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में लॉसेस का असेसमेंट क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू होता है, और अगर एक्चुअल यील्ड थ्रेशोल्ड यील्ड से कम हो जाए तो फार्मर को क्लेम मिलता है। इस स्कीम का एक इम्पॉर्टेंट फीचर ये भी है कि लोन लेने वाले फार्मर्स के लिए कंपलसरी होता है, जबकि नॉन लोनी फार्मर्स के लिए वॉलेंटरी, पर प्रीमियम इतना सब्सिडाइज्ड होता है कि पार्टिसिपेशन हाई रहता है। इसको इम्प्लीमेंट करता है इम्पैनल्ड जर्नल इंश्योरेंस कंपनी, जिनकी मॉनिटरिंग मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर करती है। अब दूसरी है वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। ये स्कीम 2007 में पायलट बेसिस पर शुरू हुई थी और बाद में एक्सपांड हुई। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना यील्ड बेस्ड है, जबकि WBCIC पैरामीट्रिक मॉडल पर काम करता है, यानी यहाँ एक्चुअल क्रॉप डैमेज नहीं बल्कि वेदर पैरामीटर्स के डेविएशन से क्लेम ट्रिगर होता है। यहाँ कवरेज टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, फ्रॉस्ट, हीट वेव्स जैसी कंडीशन पर बेस्ड होता है। अगर वेदर एक्चुअल थ्रेशोल्ड से डेविएट करे तो क्लेम ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। इसमें भी फूड क्रॉप्स, ऑयल सीड्स और हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स इंक्लूड होते हैं और एलिजिबिलिटी सेम है। सभी फार्मर्स इंक्लूडेड होते हैं, चाहे लोनी हो या नॉन लोनी। प्रीमियम स्ट्रक्चर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जैसा ही होता है, हैवी सब्सिडीज के साथ। सम इंश्योर्ड थ्रेशोल्ड यील्ड और एडवांस में डिसाइडेड वेदर पैरामीटर्स के बेसिस पर डिसाइड होता है। बिगेस्ट एडवांटेज WBCIS का ये है कि यहाँ CCEs की ज़रूरत नहीं होती। क्लेम्स वेदर स्टेशन के रियल टाइम डेटा पर बेस्ड होते हैं, इसलिए सेटलमेंट फास्ट, ट्रांसपेरेंट और ऑब्जेक्टिव होता है। डेटा मोस्टली IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट या स्टेट वेदर स्टेशन से लिया जाता है। इम्प्लीमेंटेशन भी वही जनरल इंश्योरेंस कंपनीज करती है। अब 2-4 कुछ और गवर्नमेंट इंश्योरेंस और पेंशन इनिशिएटिव्स बचे हैं, उनको भी देख लेते हैं। सबसे पहला है आम आदमी बीमा योजना, जो 2007 में रूरल लैंडलेस हाउस होल्ड्स के लिए लॉन्च हुई थी। इसका एम था उन वल्नरेबल फैमिलीज को लाइफ और डिसेबिलिटी कवर प्रोवाइड करना जिनके पास रेगुलर इनकम या सेफ्टी नेट नहीं होता। 18 to 59 ईयर्स के रूरल लैंडलेस हाउस होल्ड इसमें एलिजिबल थे। ये स्कीम का कवरेज सिंपल था। नेचुरल डेथ पर 30,000 रुपये, एक्सीडेंटल डेथ पर 75,000 और पार्शियल डिसेबिलिटी पर 37,500। प्रीमियम का लोड बेनिफिशियरी पर नहीं बल्कि सेंटर स्टेट गवर्नमेंट शेयर करते थे। बाद में ये स्कीम प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में मर्ज हो गई, बट काफ़ी टाइम तक रूरल पॉवर्टी रिडक्शन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती थी। इसके पैरेलल में 2000 में गवर्नमेंट ने जनाश्री बीमा योजना लॉन्च की थी, जो 45 ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स और BPL फैमिलीज के लिए लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड करती थी। एलिजिबिलिटी और बेनिफिट स्ट्रक्चर आम आदमी बीमा योजना जैसा ही था, सेम डेथ डिसेबिलिटी अमाउंट, लेकिन प्रीमियम पूरा गवर्नमेंट सब्सिडाइज करता था। 2013 में जनाश्री बीमा योजना को मर्ज करके आम आदमी बीमा योजना में इंक्लूड कर दिया गया और लेटर आम आदमी बीमा योजना को भी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में कंसोलिडेट किया गया। अब सीनियर सिटीजन के लिए एक स्पेशल स्कीम है वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना, जो 2003 में शुरू हुई और 2014 में दोबारा रिलॉन्च की गई। ये LIC के थ्रू ऑपरेट होती है और सीनियर सिटीजन को पेंशन फॉर्म में एश्योर्ड रिटर्न प्रोवाइड करती है। इसमें सीनियर सिटीजन एक लमसम या इंस्टॉलमेंट देकर पेंशन परचेज करते हैं, जिसे 10 साल तक गवर्नमेंट 8% अश्योर्ड रिटर्न गारंटी करती है। यानी रिटायरमेंट में स्टेबल मंथली इनकम इंश्योर करने के लिए ये एक सॉलिड ऑप्शन था, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके पास EPF या NPF जैसा कोई फॉर्मल पेंशन स्ट्रक्चर नहीं था। चलिए अब बात करते हैं यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम की, जो 2003 में लॉन्च हुई थी। इसका ऑब्जेक्टिव BPL फैमिलीज को हेल्थ केयर कवरेज देना था, अराउंड 30,000 तक हॉस्पिटलाइजेशन कवर पर फैमिली पर ईयर। इम्प्लीमेंटेशन पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी करती थी, लेकिन ग्राउंड लेवल पर अवेयरनेस कम, हॉस्पिटल्स लिमिटेड और ऑपरेशनल इश्यूज ज़्यादा होने की वजह से ये स्कीम वाइडली सक्सेसफुल नहीं हो पाई। और फिर फाइनली फार्मर्स के लिए एक डेडिकेटेड पेंशन इनिशिएटिव है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, जो 2019 में लॉन्च हुई। ये उन स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के लिए बनाई गई है जिसके पास 2 हेक्टेयर से कम कल्टीवेबल लैंड होता है और जो 18 से 40 ईयर्स के एज ग्रुप में आते हैं। फार्मर्स इसमें 55 से 200 रुपये तक मंथली का कंट्रीब्यूशन करते हैं एज के हिसाब से, और गवर्नमेंट भी उतना ही अमाउंट मैच करती है। 60 साल कंप्लीट होने पर बेनिफिशियरी को 3,000 रुपये
पर मंथ की गारंटीड पेंशन मिलती है। अगर फार्मर्स का डेथ हो जाए तो स्पाउस को 50% फैमिली पेंशन मिलती है। ये बेसिकली फार्मर्स के लिए अटल पेंशन योजना का ही वर्जन है, बट एग्रीकल्चर स्पेसिफिक। अब हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, सोशल इंश्योरेंस इज डिस्क्राइब्ड एज गिविंग इन अ रिटर्न फॉर कंट्रीब्यूशन एंड बेनिफिट्स अप टू द लेवल ऑफ। तो इसका आंसर है सब्सिस्टेंस लिविंग। देखिए, सोशल इंश्योरेंस का कोर पर्पस होता है मिनिमम गारंटी ऑफ सोशल सिक्योरिटी देना, मतलब वल्नरेबल ग्रुप्स को बेसिक सर्वाइवल लेवल तक प्रोटेक्शन मिल जाए। इसमें गवर्नमेंट लो कॉस्ट या सब्सिडाइज्ड इंश्योरेंस देती है। और मैंने आपको ये क्लियरली बताया है, इवन नोट्स में भी लिखा है कि सोशल इंश्योरेंस इज मेन टू प्रोवाइड फाइनेंशियल प्रोटेक्शन एंड सोशल सिक्योरिटी टू वीकर सेक्शंस, मोस्टली सब्सिडाइज्ड और नॉमिनल प्रीमियम। ये बेसिक प्रोटेक्शन होता है, हाई स्टैंडर्ड लिविंग नहीं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, बैंक एश्योरेंस के बारे में पूछा है, तो इसको भी डिटेल में कवर किया था। हमने पढ़ा था कि बैंक एश्योरेंस का कोर पर्पस होता है बैंक्स के थ्रू इंश्योरेंस प्रोडक्ट सेल करना, जिससे कस्टमर को वन स्टॉप फाइनेंशियल सर्विस मिल जाती है। इसलिए ये कंबाइंड सर्विस है जिसमें बैंक और इंश्योरेंस दोनों एक साथ मिलते हैं, ना कि बैंक डिपॉजिट इंश्योर करने का स्कीम, ना ही सिर्फ बैंक एम्प्लॉयज़ के लिए। तो आंसर है इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। तो इसका आंसर है हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। देखिए, नॉन लाइफ इंश्योरेंस का सिंपल लॉजिक हमने देखा था कि ये एक जनरल इंश्योरेंस है जो कवर करता है हेल्थ, मोटर, मरीन, क्रॉप, फायर, ये सब चीज़ें। वहीं लाइफ इंश्योरेंस वाले प्लान्स में हमने देखा था इंडोमेंट, मनी बैक, टर्म पॉलिसी, ये सब लाइफ की कैटेगरी में आते हैं। इसलिए ऑप्शन ए, बी और सी प्योर लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हैं। तो आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिसमें पूछा गया है विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू सोशल इंश्योरेंस। तो पहला ऑप्शन है, सोशल इंश्योरेंस इज फंडामेंटली डिफरेंट फ्रॉम कमर्शियल इंश्योरेंस। तो ये बिल्कुल सही है। सोशल इंश्योरेंस की डेफिनेशन में क्लियरली लिखा था कि गवर्नमेंट प्रोवाइड्स लो कॉस्ट और सब्सिडाइज्ड इंश्योरेंस टू वीकर सेक्शन, वर्कर्स, फार्मर्स, मीन टू प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी एंड पॉवर्टी प्रोटेक्शन। और कमर्शियल इंश्योरेंस के अपोजिट होता है मार्केट बेस्ड, कंप्लीट प्रॉफिट ओरिएंटेड होता है और पूरा की पूरा प्रीमियम जो है वो कस्टमर को ही पे करना पड़ता है। इसीलिए सोशल इंश्योरेंस जो है वो फंडामेंटली डिफरेंट है कमर्शियल इंश्योरेंस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो कि है प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन इन इंश्योरेंस अलाउज। तो सबसे पहले तो सब्रोगेशन का मीनिंग क्या होता है ये याद करो। जब इंश्योरर लॉस पे कर देता है इंश्योर्ड को, तो इंश्योरर इंश्योर्ड की जगह क्लेम रिकवर कर सकता है थर्ड पार्टी से। ये कंसेप्ट सिर्फ इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट्स में होता है, जैसे फायर, मरीन, मोटर, हेल्थ। और इसका कोर पर्पस होता है इंश्योर्ड को लॉस का पूरा कंपेंसेशन, इंडेमनिटी मिल जाए और इंश्योर्ड प्रॉफिट ना कमा ले। तो आंसर इसका फोर्थ है, इंडेमनिफिकेशन ऑफ इंश्योर्ड। अब देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ वो सब कुछ ऑलरेडी हमने वीडियो में पढ़ लिया है, इसलिए पहले मैं आपको ये बोलूँगी आप वीडियो पॉज करो और खुद से आंसर करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 कवर्स फैक्टर लाइक। तो पहला ऑप्शन है फैक्ट्रीज एंड एस्टेब्लिशमेंट विद 10 और मोर एम्प्लॉयज, बिल्कुल सही है। प्रोविजन ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव मेडिकल केयर टू एम्प्लॉयज एंड देयर फैमिलीज, तो ये भी हमने पढ़ा था, बिल्कुल सही है। प्रोविजन ऑफ कैश बेनिफिट, तो कैश बेनिफिट भी मिलता है ड्यूरिंग सिकनेस एंड मैटरनिटी, ये भी सही है। मंथली पेमेंट्स इन अ केस ऑफ डेथ और डिटैचमेंट, ये भी बिल्कुल सही है। तो चारों स्टेटमेंट सही है, तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से, ये हमने डिटेल में पढ़ ली है, तो पहले आप स्क्रीन को पॉज करो और खुद से आंसर करो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको कैलकुलेट करना है सम इंश्योरेबल। तो लास्ट ईयर का टर्नओवर दिया है 88 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो दिया है 20% और स्पेशल सर्कमस्टांसेस क्लॉज दिया है 10% इंक्रीज इन अ टर्नओवर। और इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो देखिए, ये चीज़ हमने फायर इंश्योरेंस में पढ़ी थी। तो नोट्स में लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी के कैलकुलेशन स्टेप्स क्लियरली दिए हुए थे। उसमें स्टेप 1 था एडजस्टेड टर्नओवर, जिसमें प्रीवियस ईयर टर्नओवर को परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज के हिसाब से एडजस्ट करना होता है। यहाँ स्पेशल सर्कमस्टांसेस क्लॉज कहता है कि टर्नओवर में 10% इंक्रीज माना जाएगा। तो एडजस्टेड टर्नओवर अगर हम देखेंगे तो 88 लाख का 110% हो जाएगा 96,80,000। 110 क्यों लिया, क्योंकि 100% तो 88 लाख अमाउंट खुद ही है, प्लस 10% इंक्रीज बोला है, इसीलिए हमने डायरेक्ट 110 निकाला है।
अब अगर हम स्टेप 2 देखें तो उसमें सम इंश्योरेबल कैसे निकालना है वो बताया गया था। तो सम इंश्योरेबल का फॉर्मूला है एडजस्टेड टर्नओवर इनटू जीपीआर, यानी ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। तो 96,80,000 हमारे पास एडजस्टेड टर्नओवर आ गया है, जिसका हम 20% करेंगे तो आएगा 19,36,000। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है 19,36,000, यही है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट इंश्योरेंस प्रोग्राम एंड सोशल इंश्योरेंस प्रोग्राम। तो ये कुछ ऑप्शन दिए हैं। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि सोशल इंश्योरेंस के फीचर्स में क्लियरली लिखा था कि ये मोस्टली सब्सिडाइज, स्टैट्यूटरी और मैंडेटरी नेचर का होता है। वहीं प्राइवेट इंश्योरेंस में पार्टिसिपेशन वॉलंटरी होता है, कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट होता है और एडिक्वेसी, यानी जितना प्रीमियम उतना बेनिफिट प्रिंसिपल फॉलो होता है। वहीं सोशल इंश्योरेंस में इक्विटी, मैंडेटरी पार्टिसिपेशन, स्टैट्यूटरी राइट्स यानी लॉ बेस्ड और गवर्नमेंट, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय मिक्स्ड फंडिंग होती है। तो देखिए, इसके सारे पॉइंट जो हैं वो सही हैं, तो आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4, यानी कि फोर्थ ऑप्शन। अब ये इंश्योरेंस वाला पार्ट यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको ऑडिटिंग का भी वन शॉट वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन पर मुझे बता देना।